हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करने वाले हैं हमारी स्टैट्स का चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। यहाँ से हमारा थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू होगा। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, ये आपके आने वाले सारे चैप्टर का बेस बनाएगा, क्योंकि इसमें हम समझते हैं कि टेबल को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, टेबल को कैसे चेंज करा जाता है किसी भी दूसरे फॉर्म में, और फिर उन्हीं टेबल्स के ऊपर तुम आगे जाके मीन, मीडियन, मोड ये सब कुछ निकालते हो। तो इस चैप्टर को गलती से भी स्किप मत करना। जो बच्चे ये चैप्टर अच्छे से नहीं करते हैं ना, तो मैं फिर उनको दोबारा जब मीन मीडियन करते हैं तब दोबारा ये चैप्टर करवाना पड़ता है। तो कृपा करके इस चैप्टर को पहले ही इतना अच्छे से समझ लेना कि मीन मीडियन पे जाके दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, हाइप करो। अगर कुछ भी नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, टेलीग्राम है, फॉलो कर लेना, ठीक है। आ जाओ जल्दी से शुरू करें आज का लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पार्ट नंबर 1। स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारा चैप्टर विच इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो देखो ये चैप्टर हमें क्या कहता है, ये चैप्टर हमें क्या कह रहा है कि बेटा हमें डेटा को अपने ऑर्गेनाइज करना है। देखो अभी तक हमने अपने डेटा को कलेक्ट करा है पिछले चैप्टर तक, पर जब कलेक्ट किया है वो सही फॉर्म में नहीं होता है, वो एक रैंडमाइज्ड फॉर्म में होता है। हमें उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा ताकि हम उसको यूज कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या कहते हैं, हमें अरेंजमेंट करना है इस तरीके से कि जो सिमिलर चीजें हैं, जो सिमिलर डेटा है, उसको इकट्ठा करके क्लब करके एक ग्रुप बना के रख दो ताकि हम अच्छे से कंपेयर भी कर सके, फर्दर एनालिसिस भी हम अच्छे से कर सके। जैसे कि अगर मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं मेरे वार्डरोब में, ठीक है, मैं बाजार से कपड़े खरीद तो ले आती हूँ, जब दिल किया कुछ खरीद लिया, कुछ खरीद लिया, कुछ खरीद लिया। अब अगर तो मैंने सारे कपड़ों को एज इट इज बस वार्डरोब में डाल दिया, उठा के गुच्छा बना के सारे कपड़े को अपने वार्डरोब में डाल दिया, ठीक है, ऐसे में क्या होगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा कपड़ा कहाँ पे है, और अगर मुझे यूज करना है मैं कभी निकाल के यूज कर ही नहीं पाऊंगी। फिर लगता है ना, अरे ये कपड़ा भी था मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं कितने साल पहले डाला था। क्यों नहीं पता? क्योंकि वार्डरोब एक गुच्छा बना हुआ है ना, हमने कभी निकाल के देखा ही नहीं ढंग से कि कहाँ पे क्या पड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या करना है, हमें हर चीज के लिए एक अलग ग्रुप बनाना है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे रखना है कपड़ों को, हमें अलग अलग चीजों के अलग अलग ग्रुप्स बनाने। जैसे मैं अपने पूरे कपड़ों को 5 अलग अलग पाइल्स में रख सकती हूँ। अच्छा, ये पाइल भी ऐसे नहीं बनानी कि टोटल जितने भी कपड़े हैं थोड़े से यहाँ, थोड़े से यहाँ 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 रख दिए, ऐसे नहीं करना। हर चीज को हमने देखना है कि ये सारी बटन वाली शर्ट्स हैं, ये सारी पैंट्स हैं, ये सारे टॉप है, ये सारी हमारी जीन्स हैं, ये सारी टी शर्ट्स हैं। तो हमने सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढना है अपने सामान में, अपनी चीजों में, और उसके बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं क्या बोलती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन बोलती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग बोलती हूँ। ऑर्गेनाइजिंग करते कैसे हैं, क्लासिफिकेशन करके। देखो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढेंगे कि जैसे जितना भी बटन है, जिसमें भी, उसको मैंने बोला ये शर्ट्स है, और सारी शर्ट्स को एक ग्रुप में डाल देंगे, और एक ग्रुप को क्या बोलेंगे, एक ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, एक क्लास बोलेंगे। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे सारे कपड़े, एक तरीके के कपड़े एक ग्रुप में, दूसरे तरीके के कपड़े दूसरे ग्रुप में, और एक ग्रुप को ही हम एक क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ठीक है, इनटू डिफरेंट क्लासेस। डेटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। डेटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास सिमिलैरिटी। एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे कि बटन वाले जितने भी है वो सारी शर्ट्स यहाँ पे रख दी, सारी जीन्स यहाँ पे रख दी, सारे टॉप यहाँ रख दिए, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने अपनी ग्रुपिंग, अपनी क्लासेस बनाई हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्रीफ और सिंपल हो जाएगा। इतने सारे जो गुच्छा बना हुआ था कपड़ों का, वो सिंपल 5 छोटे छोटे पाइल्स में आ गया, ठीक है। यूटिलिटी, हम यूज कपड़ों को तभी कर पाएंगे जब वो सही ढंग से पड़े हैं, वरना हमें कभी मिलेगा ही नहीं कि कौन सा कपड़ा कहाँ पे है। डिस्टिंक्टिव, हमें हर कपड़ा अलग अलग से क्लियरली दिख रहा होगा कि ये सारी शर्ट्स हैं, ये सारी पैंट्स हैं, ये सारे टॉप्स हैं, ये सारी जीन्स हैं, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं कि शर्ट्स तो थोड़ी सी हैं, जीन्स मेरे पास इतनी सारी है, तो अब जीन्स और नहीं लूंगा। साइंटिफिकली अरेंज करके रखेंगे कि अगर जीन्स ज्यादा है तो वो पीछे है, शर्ट्स थोड़ी सी है तो उनको आगे रख दिया। जो चीज थोड़ी सी है उसको पीछे नहीं रखोगे ना, है ना। जो पीछे रखोगे वो कौन सी चीज होगी, जो ज्यादा होगी, है ना, ताकि वो पीछे से दिख भी जाए, ठीक है ना। और अट्रैक्टिव भी तभी लगेगा, वरना इतना गंदा लगता है कमरा, इतना गंदा लगता है वार्डरोब, है ना, कि कुछ करने का दिल नहीं करता। तो अट्रैक्टिव भी तभी लगेगा। तो हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन, ताकि डेटा को अच्छे से यूज भी कर सके, डेटा अच्छा भी लगे, डेटा छोटा भी लगे, डेटा को हम कंपेयर भी कर सके, यूज भी कर सके, ठीक है। इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं।
एक अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? सबसे पहली चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। अगर मैं अपने वार्डरोब को साफ कर रही हूँ, मेरा वार्डरोब पूरा भरा हुआ है, उसको खाली करने के लिए मैं ये नहीं करूँगी कि आधे कपड़े उठा के दान में दे दिए। सारे कपड़ों को रखूँगी, पर सही ढंग से रखूँगी। ऐसे ही जब मैं क्लासिफिकेशन करूँगी, तो मैं ये ध्यान में रखूँगी कि आधा डाटा छोड़ दिया, आधा ही रखा, नहीं। मैं सारे के सारे डाटा को यूज़ करके सही ढंग से, सही ग्रुप, सही क्लास के अंदर रखूँगी। तो सारे का सारा डेटा आना चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियरली मुझे पता होना चाहिए कि ये सारे बॉयज़ हैं, ये सारे गर्ल्स हैं, ये सारे 9th क्लास के हैं, ये सारे 10th क्लास के हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए। होमोजीनियस, सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ों को सिमिलर जगह पे रखना है। सारी शर्ट्स को एक जगह रखना है, सारे बॉयज़ को एक साइड खड़ा करना है, सारी गर्ल्स को दूसरी साइड पे खड़ा करना है, ठीक है? सिमिलर होना चाहिए ये हर ग्रुप में हर चीज़, ठीक है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कभी एक बच्चे को इधर से उठा के उधर डाल दिया, दूसरे बच्चे को उधर से उधर डाल दिया, नहीं। स्टेबल होना चाहिए कि एक बार जिस चीज़ को एक जगह पे रख दिया, वो वहीं पे रहे, ठीक है? सूटेबल भी होना चाहिए, सही ढंग से ग्रुप बने होने चाहिए कि सूटेबल भी लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बॉयज़ को कंपेयर कर रहे हो 10th क्लास के साथ। कोई कंपैरिज़न है? बॉयज़ को गर्ल्स के साथ कंपेयर करो, 10th क्लास को 8th क्लास के साथ कंपेयर कर लो, ठीक है? सूटेबल होना चाहिए और इलास्टिक होना चाहिए। थोड़ी-सी जगह होनी चाहिए कि कभी कुछ चेंजेस अगर करने भी हों, तो चेंजेस भी आप कर सको। ऐसा भी इतना भी रिजिड मत बना देना कि उसमें कुछ चेंजेस ही ना कर सको। कभी कोई डाटा प्लस करना है, कोई डाटा माइनस करना है, थोड़ी-सी चेंजेस बना करने के लिए भी जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? क्लासिफिकेशन किस-किस जगह, किस-किस चीज़ के बेसिस पे कर सकते हो? जगह के बेसिस पे कर सकते हो, स्टेट वाइज़, सिटी वाइज़, कंट्री वाइज़ कि इंडिया की सारी स्टेट्स यहाँ आ जाएँगी, यूएस की सारी स्टेट्स यहाँ पे आ जाएँगे, फिर कंपेयर करते रहो। क्रोनोलॉजिकली हो सकता है, ईयर वाइज़ हो सकता है, 2020 का डेटा, 2021 का, 2022 का एंड सो ऑन, ठीक है? क्वालिटी के बेसिस पे हो सकता है कि सारे बॉयज़ का डेटा, सारी गर्ल्स का डेटा क्वालिटी के बेसिस पे हो सकता है। क्वांटिटी के बेसिस पे हो सकता है जिसको हम आगे अब पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा को ही क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल बोला जाता है। क्वांटिटी में आएगा आपकी हाइट का डेटा, आपके वेट का डेटा, आपके मार्क्स का डेटा, इन सब चीज़ों का जो डेटा है वो क्वांटिटी के अंदर आएगा, ठीक है? जिसको हम आगे अभी पढ़ेंगे भी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल, देखो मैंने क्या बोला कि क्वांटिटेटिव को ही क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा ना 10th क्लास तक कि जो एक्स वाई जी होते हैं, हमारे एक्स वाई जेड होता है जो, उसको हम बोलते हैं ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं। और जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, उसको मैं बोलती हूँ वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल है। तो जो भी नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो भी डेटा होता है, उसको हम एक वेरिएबल बोलते हैं। तो हमारा वेरिएबल भी यही चीज है, ये कोई क्वांटिटी है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है whose वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। जो अलग अलग वैल्यू हो सकता है, ले सकता है। अलग अलग वैल्यू क्या कौन ले सकता है? नंबर्स। कभी नंबर 2 हो गया, कभी नंबर 5 हो गया, ठीक है? वेरिएबल दो तरीके के हो सकते हैं, डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है? अगर मैं क्या करूं, अपने डेटा को ऐसे बोलूं कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 20 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 30 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो ये तो होंगे डिस्क्रीट कि यहाँ पे मैं होल नंबर में ये जंप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे कंप्लीट होल नंबर में जंप कर रही हूँ, 10 से सीधा 20, 20 से सीधा 30। कंटिन्यूअस वेरिएबल मेरा कौन सा होगा? जब मैं बोलूं, अब डिस्क्रीट में मैं क्या बोलूंगी, मेरे सामने क्लास बैठी है मेरी, जिन जिन बच्चों के 20 मार्क्स आए हैं वो हैंड रेज करो। पर कंटिन्यूअस में मैं क्या बोलूंगी, जिन जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं वो सारे बच्चे हैंड रेस करो। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक रेंज ले लिया। तो किसी के बच्चे के 0.5 भी हो सकते हैं, किसी के 7.5 भी हो सकते हैं, किसी के 9.5 भी हो सकते हैं। तो जिस भी बच्चे के 0 से 10 के बीच में आए हैं, फिर चाहे वो फ्रैक्शन है, फिर चाहे वो होल नंबर है, हमने पूरी रेंज बता दी। जिसके 10 से 20 के बीच में आए हैं वो सारे हैंड रेस करो, जिसके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं वो हैंड रेस करो, ठीक है ना? तो यहाँ पे चाहे किसी के 25.5 आए हैं वो भी आएगा, पर जिसके फ्रैक्शन में आए हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, जहां पर एक सिंगल नंबर लेते हैं। ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, जहां पर मैं पूरी रेंज बता रही हूँ, एक पूरा ग्रुप, एक रेंज बता रही हूँ। अच्छा, मुझे कंटिन्यूअस वेरिएबल में ये नहीं पता कि क्या किसी बच्चे के 0 आए हैं, क्या किसी बच्चे के 2 मार्क्स आए हैं, क्या किसी के 5 आए हैं, क्या किसी के 10 मार्क्स आए हैं या नहीं आए, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में हैं। मुझे ये नहीं पता किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। पर अगर मैं कहती हूँ कि 15 बच्चों के
10 नंबर आए हैं तो मुझे पता है कि 15 बच्चों के नंबर मार्क्स कितने 10। यहाँ मुझे नहीं पता किसके कितने मार्क्स हैं क्योंकि मैंने पूरी रेंज दे दी। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 0 से 10 के बीच में। अब आई डोंट नो कितने मार्क्स है, सबके 0 भी हो सकते हैं, सबके 8 मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी का 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ मुझे पता है 15 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं। ठीक है, चले। अच्छा, वेरिएबल और एट्रीब्यूट दो और शब्द है। वेरिएबल तो मैंने बता दिया कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जिसका भी है, पर एट्रीब्यूट क्या है, क्वालिटी के बारे में बात करता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर ऑफ एन आइटम के बारे में बात करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहली चीज मेरे पास आती है रॉ डेटा। रॉ डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो कच्चा है, जिसको जस्ट तुमने अभी कलेक्ट किया है, जिसके ऊपर तुमने अभी और कोई भी काम नहीं किया है, जिसको तुमने अभी ऑर्गेनाइज, जिसको तुमने अभी क्लासिफाई नहीं किया है। जैसे कि अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, रोल नंबर वाइज है, क्या है, बस 100 नंबर्स लिखे हुए हैं आपके सामने कि 100 बच्चों के इतने 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 मार्क्स हैं। मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है कि भाई क्या घिचपिच सी कर रखी है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं रॉ डेटा, जिसको हमने अभी कहीं भी अरेंज नहीं किया, जिसका कोई ग्रुप नहीं बनाया, जिसकी कोई सीरीज नहीं बनाई। अगर ये मेरा डेटा एज इट इज फॉर्म में है तो इसको रॉ डेटा बोला जाएगा। अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, अरेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, पर अगर इसको अरेंज कर दूंगी तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीरीज। जब भी मैं इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगी, इसको क्या बोलेंगे, सीरीज। हमने क्या बना दी है, एक सीरीज। ठीक है, तो सीरीज रेफर्स टू द to those data which are presented in some order and sequence. Arranging of data in different classes according to an order is called as series. अब देखो जो सीरीज है मेरी, सीरीज दो तरीके की होती है। सीरीज इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज हो सकती है। इंडिविजुअल हो सकती है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी के भी आगे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज। एक होती है डिस्क्रीट सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज भी बोला जाता है, दूसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोला जाता है। तो सीरीज दो तरीके की है, इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज भी दो तरीके की है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब एक एक करके सबको समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जिसमें हर एक आइटम को इंडिविजुअली लिखा जाएगा। आइटम क्या है, मेरा डाटा, जो भी मेरे नंबर्स है, जो भी मेरे वेरिएबल्स हैं, उन्हीं को आइटम बोला जाएगा। जो भी मेरा डाटा है उसमें उसको आइटम बोला जाएगा। तो जब मैं हर एक आइटम को इंडिविजुअली लिखती हूँ तो उसको इंडिविजुअल सीरीज बोला जाएगा। मतलब अगर मैंने 100 बच्चों के मार्क्स पूछे तो 100 आइटम्स होंगे, तो इंडिविजुअल सीरीज में 100 की 100 आइटम्स लिखनी पड़ेंगी। 1000 बच्चों से पूछा तो 1000 आइटम्स आएंगी इंडिविजुअल सीरीज में। तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है इंडिविजुअल सीरीज को बनाना और इसको पढ़ना और इसके ऊपर काम करना, विच इज वाई इसको कभी भी यूज करा नहीं जाता है बड़े डाटा के लिए। इंडिविजुअल सीरीज में हम करते क्या है, ये मेरा रॉ डाटा था, इस रॉ डाटा को या तो सेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगी, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दूंगी, या तो सीरियल नंबर वाइज लगा दूंगी। रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 100 तक लगा दूंगी, या फिर मैं इसको लगा दूंगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 0 लिख दिया, फिर उसके बाद अगला क्या है, मेरे पास 10 है तो उसके बाद 10 लिख दिया, उसके बाद 12 है तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, 12 के बाद देखो मेरे पास क्या है, 14 है तो 14 लिख दिया। अब देखो मेरे पास एक और 14 है तो फिर से 14 लिखूंगी, देखो एक और 14 है तो दोबारा से 14 लिखूंगी। ऐसे मेरे पास कोई भी नंबर कितनी मर्जी बार रिपीट होता रहे, हर नंबर को उतनी बार लिखूंगी, क्योंकि मेरे पास अगर 100 है तो मैं 100 के 100 को इंडिविजुअली लिखूंगी। बस क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या रोल नंबर वाइज लिख दूंगी। तो इंडिविजुअल नाम से समझ आ रहा है, हर आइटम को इंडिविजुअली लिखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरीके की है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वही है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वही है जो मैंने ऊपर बताया है। जब एक नंबर को इंडिविजुअली लिखो और उसके सामने लिखो वो कितनी बार रिपीट हुआ, तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाएगी। जब एक पूरी रेंज, एक पूरा ग्रुप लिखो कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो उसको कंटिन्यूअस सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बोला जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज देखो कौन सी है मेरी, or discrete or frequency array is that series in which data are presented in the way that exact measurement of items are clearly shown. हर आइटम को दिखाया जाएगा। पर पता है डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, ये तो इंडिविजुअल सीरीज हो गई। डिस्क्रीट सीरीज क्या बोलेगी, 0 कितनी बार आया, एक बार, 10 कितनी बार आया,
एक बार, 12 कितनी बार आया, एक बार, और जो 14 है इंडिविजुअल सीरीज ने 14 को 3 बार लिखा था, डिस्क्रीट सीरीज 14 एक ही बार लिखेगी और बोलेगी कि ये 3 बार रिपीट हुआ। रॉ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, ठीक है, एग्जैक्ट वही आइटम्स आपको क्लियरली दिखाएगा, पर जो रिपीट हो रही है उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा, उसके सामने लिख देगा कि ये 3 बार रिपीट हुई है। पर कंटिन्यूस सीरीज क्या करेगी, कंटिन्यूस सीरीज क्या करेगी, एक रेंज बना देगी, अलग अलग उसके लिमिट्स लगा देगी और उसके अंदर डेटा को लिखेगी। जैसे कि ये है मेरी कंटिन्यूस सीरीज, उसी रॉ डेटा से आप ऐसे कंटिन्यूस सीरीज बना सकते हो। उसी रॉ डेटा से मैंने क्या किया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके अलग अलग रेंज बनाई। अगर मैं उस रॉ डेटा में ढूंढने जाऊं तो मुझे ये सही मिलेगा। देखो ये सीरीज क्या बोलती है कि 0 से 10 के बीच में एक ही नंबर है और 10 से 20 के बीच में 8 नंबर है। ढूंढे जरा, ढूंढे जरा, देखो 0 से 10 के बीच में एक ही नंबर था जो कि था मेरा 0, एक नंबर हो गया। 10 से 20 के बीच में लेंगे हम 10 को, तो 10 से 20 के बीच में 8 नंबर है, 8 नंबर ढूंढने हैं, ठीक है। पहला नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नंबर हो गए, 6, ठीक है। और देखिए 10 से 20 के बीच में ढूंढना है, 7 हो गए, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हो गए, एक नंबर कोई और रह गया, एक कोई और ढूंढो इसमें से, ये रहा 8। अब 8 के अलावा बाकी और कोई भी नंबर 0 से 20 के बीच में नहीं होगा। ऐसे ही 20 से 30 के सॉरी 10 से 20 के बीच में नहीं होगा। 10 से 20 के बीच में 8 नंबर हो गए, 20 से 30 के बीच में तुम ढूंढ लो, तुम्हें 6 नंबर मिल जाएंगे। 20 से 30 के बीच में तुम ढूंढ लो, तुम्हें सिर्फ 6 नंबर ही मिलेंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस पूरे डेटा को ऐसे करके ग्रुप्स में लगा दिया, अलग अलग क्लासेस के अंदर लगा दिया, अलग अलग रेंज बना के लगा दिया। ये होती है मेरी कंटिन्यूअस सीरीज। तुम्हें यहाँ पर जो वर्ड्स मैं बोलूंगी, जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ, उन सबको याद करना बहुत जरूरी है। ये जो नंबर्स हैं इनको वेरिएबल बोला जाता है, इनको आइटम्स बोला जाता है। मैंने क्या बोला कि ये जो 100 के 100 नंबर्स हैं, ये मेरे 100 क्या है, 100 आइटम्स है या 100 वेरिएबल्स हैं। ये है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें हर नंबर लिखा जाएगा, 100 है तो 100 के 100 लिखे जाएंगे। ये है डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको दोबारा नहीं लिखा जाएगा, उसके सामने उसकी नंबर बता दी जाएगा कि कितनी बार रिपीट हुआ। अच्छा, कितनी बार रिपीट हुआ उसको क्या बोला जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर एक नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, ठीक है। फिर ये हो गई मेरी कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, देख सकते हो तुम। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मेरे पास कुछ एक टर्म्स। अब है मेरे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। देखो ये जो है मेरे पास, ये जो रेंज है बेटा, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, ऐसे करके हर एक ग्रुप को एक क्लास बोला जाता है। क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल, रेंज, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, इन सबको समझते हैं इस टेबल की मदद से। अगर तुम्हें डेफिनेशंस का स्क्रीनशॉट लेना है तुम यहाँ से ले सकते हो। अब मैं तुम्हें ये सारी एक एक करके समझा देती हूँ। देखो ये होती है मेरी एक क्लास, जो मेरा एक ग्रुप है, इस एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं कि ये मेरी क्या है, एक क्लास है। इस क्लास में 2 नंबर हैं, एक छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। इस क्लास के अंदर जो छोटे वाले नंबर हैं, इस क्लास के अंदर जितने भी छोटे वाले नंबर हैं, इन सबको बोला जाएगा क्लास की लोअर लिमिट, इन सबको बोला जाएगा क्लास की लोअर लिमिट। और हर एक क्लास में जो बड़े वाला नंबर है इसको बोला जाएगा अपर लिमिट, इसको बोला जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। कितनी बार रिपीट हुआ इनके अंदर उसको बोला जाता था फ्रीक्वेंसी, वो मैंने बता दिया कि 30 से 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं जो 30 से 40 के बीच में मार्क्स लाए हैं, तो वो है फ्रीक्वेंसी। 21 बच्चे यहाँ पे लाए करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 21। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार कोई नंबर रिपीट हुआ, तो 30 से 40 के बीच वाले नंबर्स 21 टाइम्स रिपीट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं क्लास का साइज या क्लास की विड्थ, अगर मैं बोलूं क्लास का इंटरवल या क्लास का साइज या क्लास की विड्थ या क्लास की हाइट कितनी है, ठीक है, जिसको मैं आई या सी या डब्ल्यू या एच से रिप्रेजेंट करूंगी आगे जाके क्वेश्चन में। क्लास का साइज कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस कर दो, अपर और लोअर लिमिट को माइनस कर दो, 30 माइनस 20, क्लास का साइज कितना होगा, 10। तो यहाँ पे हर एक क्लास का साइज कितना है, 10, क्योंकि हर एक क्लास
में देखो लोअर और अपर लिमिट में 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हर एक क्लास का साइज सेम है। और कितना क्लास साइज है? 10। क्लास का साइज बोलो, क्लास की हाइट, क्लास की विड्थ, क्लास का इंटरवल, सेम ही बात है। ठीक है, एक लास्ट चीज मेरे पास और क्या रहेगी? क्लास मार्क, जिसको हम मिड वैल्यू बोलेंगे। क्लास मार्क भी बोलते हो, बट यूजुअली मिड वैल्यू यूज होता है। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मिड वैल्यू इज बेसिकली इन दोनों के मिडल में क्या लाई करेगा। तुम आंखों से देख के बता सकते हो 90 और 100 के बीच में सेंटर में क्या आएगा? 95। 0 और 10 के सेंटर में 5, तो यहाँ पे मिड वैल्यू क्या होगी? 5, 15, 25, 35 एंड सो ऑन। तो वही चीज तुम यहां से निकाल सकते हो। देखो अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 अपॉन 2 यानी 50 अपॉन 2 यानी कि 25। ठीक है, तो मिड वैल्यू आंखों से देख के भी बता सकते हो, ये फॉर्मूला है मिड वैल्यू निकालने का। एक आखिरी चीज रह गई रेंज। रेंज होती है तुम्हारे पूरे डाटा की, रेंज होती है पूरे डाटा की। तो लास्ट क्लास की अपर लिमिट और फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, लास्ट क्लास की अपर लिमिट 100 माइनस 0, हमारी रेंज कितनी आ जाएगी? 100। 100 माइनस 0, रेंज कितनी आ जाएगी? 100। हमने क्या क्या वर्ड सीखा? क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास का साइज, अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, मिड वैल्यू, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, रेंज, दिस माइनस दिस, रेंज। ठीक है, हमने वर्ड सीखा वेरिएबल, हमने वर्ड सीखा आइटम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स को याद रखना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अब बहुत सारी टाइप्स होने वाली हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की बहुत सारी टाइप्स होने वाली हैं। तो अभी तक मैंने तुम्हें बताया रॉ डेटा, फिर हमने बनाई इंडिविजुअल सीरीज, फिर हमने बनाई डिस्क्रीट सीरीज, अब हम बना रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज की 5-6 अलग अलग टाइप्स हैं, और पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की कोई टाइप नहीं है। कंटिन्यूअस सीरीज की 5-6 अलग अलग टाइप्स हैं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के ही आते हैं। पर इसको हम करेंगे पार्ट नंबर 2 वीडियो में, जहां पर मैं सारी टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और कैसे एक टाइप से दूसरा टाइप कन्वर्ट करना है वो भी सिखाऊंगी। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे क्लिक करके अगली वीडियो मिल जाएगी। सारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करना, क्योंकि उस पर हर रोज डेली 2 MCQ विद सोल्यूशन आंसर्स पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।